Assalamu alaikum everybody. Welcome to the next video of International Law Lecture Series by Study River. Today we will be discussing about United Nations and its specialized agencies and also the organs of United Nations. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि यूनाइटेड नेशंस जो है वो किस मकसद के लिए बनाया गया था, जिसको हम अक़वाम मुत्तहिदा कहते हैं उर्दू में। और क्या ये वर्ल्ड गवर्नमेंट है, क्या ये कानून साजी करती है, कवानीन बनाती है, क्या ये इम्प्लीमेंट करवाने की फोर्स रखती है कि ज़बरदस्ती से या कुछ पेनल्टीज डाल के स्टेट्स को इम्प्लीमेंट करवा सके। बेसिकली क्या स्टेटस क्या है यूनाइटेड नेशंस का। So in our previous video we discussed about the intergovernmental organizations, वो organizations जो कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो हैं डील करती हैं और जो स्टेट उसकी मेंबर्स होती हैं। United Nations is one organization which was made after the World War II, 1945 में, by the states to maintain the peace and security and to avoid any other major war. सो यूनाइटेड नेशंस पहले तो ये बहुत ज़रूरी है टू जो ये मिसकंसेप्शन है हमारे दिमाग में कि ये वर्ल्ड गवर्नमेंट है, स्टेट्स को जो है वो डिक्टेट करवा सकती है। स्टेट्स को ज़रूरी है कि यूनाइटेड नेशंस के जो भी चीज़ें हैं स्टेट्स उसको माने और उसी को फॉलो करें। दिस इज़ अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट। यूनाइटेड नेशंस इज़ नॉट अ वर्ल्ड गवर्नमेंट एंड स्टेट्स आर सॉवरन इन देयर अफेयर्स। ये तो चीज़ क्लियर है। ये हमने शुरू में ही हमारे लेक्चर्स में हमने ये डिस्कस किया कि स्टेट्स जो हैं वो सॉवरन होती हैं अपने अफेयर्स में और ट्रीटीज़ को ज़रूर स्टेट्स जो हैं वो फॉलो करती हैं, बट इन गुड फेथ। गुड फेथ का मतलब होता है कि दे फॉलो दोज ट्रीटीज़ to be a responsible part of the international community. But in some cases, there is a duty on states. There is no obligation on states. And United Nations जो है ये ज़रूर एक obligation लगाती है states के ऊपर, but वो states से superior नहीं है, ठीक है। So this is not a world government और ये laws नहीं बनाती है, कवानीन नहीं बनाती है। उसके अलावा जो यूनाइटेड नेशंस का मेजर काम है वो ये है कि वो स्टेट्स को असिस्टेंस प्रोवाइड करे, जो भी इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए, पॉलिसी मेकिंग के लिए, जो भी दुनिया में मसले मसाइल चल रहे हैं। फॉर एग्जांपल कोविड-19 के ज़माने में जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस थे उस पर यूनाइटेड नेशंस ने रिपोर्ट इशू किए। उसके अलावा हेल्थ से रिलेटेड, एनवायरनमेंट से रिलेटेड, देयर आर मेनी थिंग्स जो कि यूनाइटेड नेशंस की स्पेशलाइज्ड एजेंसीज आर डूइंग। सो यूनाइटेड नेशंस बेसिकली ये सब काम करती है। by saying कि United Nations does not have the force to ask states कि उनको कहें कि ये काम करें, I did not mean कि United Nations के पास कोई powers नहीं है, ठीक है। As we discussed in our last lecture के जो powers हैं वो states खुद extend करती हैं जब वो एक international organization या किसी treaty का part बनती हैं। So जो sovereignty है उनकी, part of that sovereignty वो उसको सरेंडर कर रहे होते हैं, ठीक है। सो उस सूरत में यूनाइटेड नेशंस के पास डेफिनेटली अगर कोई इस तरह का, फॉर एग्जांपल अगर इंटरनेशनल ग्लोबल सिक्योरिटी के ऊपर कोई इशू होता है या पीस मेंटेनेंस के ऊपर कोई इशू होता है, यूनाइटेड नेशंस डज हैव द एनफोर्समेंट मैकेनिज्म कि वो उसको इन्फोर्स करवा सके। जी, सो यूनाइटेड नेशंस बनाने के 4 मेजर पर्पस थे जो कि यूनाइटेड नेशंस के आर्टिकल 1 में मेंशन भी किए हुए हैं। नंबर 1 इज़ टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि 1945 में जब वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म होती है और यूनाइटेड नेशंस एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है, दैट वाज मेड विद द माइंड के जो स्टेट्स हैं उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाए और एक जगह उनको दी जाए जहाँ पर वो बैठकर जहाँ पर वो इकट्ठे होकर जो उनके म्यूचुअल इंटरेस्ट की बात है या उनके जो म्यूचुअल इश्यूज हैं उनको डिस्कस करें और उनके रेजोल्यूशंस की तरफ जाएं। तो जो पहला पर्पस यूनाइटेड नेशंस का रखा गया वो टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी टू अवॉइड एनी अदर मेजर कॉन्फ्लिक्ट। The next important purpose was to develop friendly relations among nations. This is also a very important part and a very important task of United Nations कि वो स्टेट्स के दरमियान जो फ्रेंडली रिलेशंस हैं उनको प्रमोट करे। अगर एक स्टेट के दूसरी स्टेट के साथ रिलेशंस ख़राब हो रहे हैं उसको चेक करे और उनके लिए पॉलिसीज़ या उनके लिए रेजोल्यूशन मैकेनिज्म्स बनाए जिसके थ्रू इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को जो है वो इंश्योर किया जा सके।
The third important purpose of United Nations is to cooperate in solving international problems and in promoting respect for human rights. This was very important element जो कि यूनाइटेड नेशंस के जो चार्टर है उसमें इनकॉर्पोरेट करवाया गया कि जो ह्यूमन राइट्स हैं दे आर इनएलिएनेबल और ह्यूमन राइट्स को इंश्योर किया जाए. सो यूनाइटेड नेशंस ने जो है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ पे एक बहुत एक्सटेंसिवली काम किया है और उसकी जो स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं दे आर ऑल्सो वर्किंग ऑन दिस पर्टिकुलर पर्पज. And the last important purpose of United Nations was to be a center for harmonizing the actions for the nations. जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि एक सेंटर एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाए स्टेट्स के लिए ताकि वो वहाँ एक जो है वो सेंटर पॉइंट है उनके लिए टू हार्मोनाइज देयर म्यूचुअल इंटरेस्ट. जी यूनाइटेड नेशंस का जो चार्टर है इट इज़ बेसिकली अ सेट ऑफ गाइडलाइंस. एक गाइडलाइंस है यूनाइटेड नेशंस के लिए भी जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है. दिस इज़ बेसिकली द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस. सो यूनाइटेड नेशंस कैसे काम करेगी, क्या उसके पर्पस हैं, कितने उसके ऑर्गन्स हैं, उसके ऑर्गन्स कैसे काम करेंगे, उनका स्कोप कितना है, उनके लिमिटेशंस क्या हैं, ये सब चीज़ें जो हैं ये यूनाइटेड नेशंस के चार्टर में बताई गई हैं. उसके अलावा स्टेट्स और यूनाइटेड नेशंस का क्या ताल्लुक होगा, किस हद तक जो है यूनाइटेड नेशंस इंटरफेयर कर सकती है स्टेट के इंटरनल अफेयर्स में और स्टेट्स की क्या ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, दे आर ऑल्सो mentioned in the Charter of United Nations. So the Constitution of UN जो है वो उसके जैसे मैंने आपको बताया कि फंक्शंस और लिमिटेशंस को डिस्क्राइब करती है. उसके अलावा जो आर्टिकल 2 पैरा 7 है यूएन चार्टर का, इट सेज दैट द यूएन मे नॉट इंटरवीन इन मैटर्स एसेंशियली विद इन द डोमेस्टिक जुरिस्डिक्शन ऑफ एनी स्टेट अनलेस एनफोर्समेंट मेजर्स अंडर चैप्टर 7 आर टू बी अप्लाइड. ठीक है. सो अनलेस अगर कोई सिक्योरिटी या पीस जो है इन्फ्रिंजमेंट का कोई इशू नहीं है तब तक यूनाइटेड नेशंस जो है वो वहाँ पर इंटरफेरेंस किसी स्टेट के अफेयर्स में नहीं कर सकती है. ठीक है जी. सो यूनाइटेड नेशंस के 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं. प्रिंसिपल ऑर्गन्स यूनाइटेड नेशंस के बहुत सोच समझ के बनाए गए कि किस किस डोमेन में इंटरनेशनल अफेयर्स में ज़रूरी है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की प्रेजेंस मौजूद हो. सो जो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन यूनाइटेड नेशंस का बनाया गया दैट वाज यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, ECOSOC, Environment and Social Council, Trusteeship Council, Secretariat and ICJ, International Court of Justice. जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है दैट इज़ द एग्जीक्यूटिव ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशंस. एग्जीक्यूटिव ऑर्गन का मतलब है कि इट हैज़ द कैपेसिटी टू टेक डिसीजंस. डिसीजन मेकिंग ऑर्गन है बेसिकली ये, बट इट हैज़ अ लिमिटेड मेंबरशिप. लिमिटेड मेंबरशिप का मतलब है कि जो इसके 5 परमानेंट मेंबर्स हैं यूके, यूएस, रशिया, फ्रांस एंड चाइना, एंड 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं जो कि रोलिंग बेसिस पे चेंज होते रहते हैं. यूनाइटेड नेशंस का जो 27 आर्टिकल है यूनाइटेड नेशन चार्टर का, इट सेज दैट डिसीजंस ऑफ द काउंसिल मस्ट बी मेड बाय एन अफर्मेटिव वोट ऑफ 9 मेंबर्स इंक्लूडिंग द कंकरिंग वोट्स ऑफ द परमानेंट मेंबर्स. अब जैसे मैंने आपको बताया कि 5 परमानेंट मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के एंड दे हैव द वीटो पावर. वीटो पावर का मतलब है कि अगर 5 स्टेट्स में से कोई एक स्टेट भी नेगेटिव वोट दे देती है, नेगेटिव वोट का मतलब है कि वीटो कर देती है, तो फिर वो जो चारों वोट्स हैं उनकी भी कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहती है. ठीक है. सो वो जो डिसीजन है वो ख़त्म हो जाएगा. इसीलिए ज़रूरी है कि जब कोई डिसीजन लिया जा रहा हो तो जो 5 के 5 मेंबर्स हैं उनका मानना उस डिसीजन पे बहुत ज़रूरी है. ठीक है. अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज यूएनएससी के जो डिसीजंस होते हैं दे आर बाइंडिंग. इसको आप दिमाग में रखें, बाकी चीज़ें भी जब हम डिस्कस करेंगे तो फिर यू विल बी एबल टू हैव अ कंपैरिजन. सो जो यूएनएससी है उसके जो डिसीजंस हैं दे आर बाइंडिंग, लेकिन अगर उनके जो रिकमेंडेशंस हैं यूएनएससी के दे आर नॉन बाइंडिंग. सो स्टेट्स रिकमेंडेशंस फॉर एग्जांपल यूएनएससी स्टेट्स को भी दे सकती है, यूएन जनरल असेंबली को भी दे सकती है. जैसे अगर कोई स्टेट है वो यूएनएससी के पास जाती है कि ये एक मसला चल रहा है 2 स्टेट्स के दरमियान और इसको यूएनएससी हल करे, और यूएनएससी अगर उस बारे में सोचती है कि ये इसके ऊपर कोई बाइंडिंग रेजोल्यूशन की ज़रूरत नहीं है, बट दे कैन रिकमेंड अ स्टेट कि वो इस मसले को
लेट्स से किसी और पीसफुल मीन्स के थ्रू हल कर ले, सो दैट रिकमेंडेशन इज नॉट बाइंडिंग इन नेचर। जी, सो फंक्शंस जो हैं यूएनएससी के, दे आर वेरी वास्ट बिकॉज यूएनएससी पर्टिकुलरली डील्स विद द सिक्योरिटी एंड पीस। जो फंक्शंस हैं वो, जो पहला इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो है टू इन्वेस्टिगेट एनी डिस्प्यूट और सिचुएशन विच माइट लीड टू इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई स्टेट्स जो हैं वो यूएनएससी के पास जा रही हैं या कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट दुनिया में चल रहा है जो कि इंटरनेशनल पीस को जो है वो हार्म कर सकता है, सो यूएनएससी के ऊपर ये एक ड्यूटी है, उसकी एक टास्क है कि वो उसको इन्वेस्टिगेट करे, उसके बारे में डिस्कस करे, उसके बारे में रिकमेंडेशंस दे या फिर उसके बारे में कोई बाइंडिंग अरेंजमेंट करे। The next important function of United Nations Security Council is to recommend methods and terms of settlement. जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वो terms और settlement जो है वो recommendations भी हो सकते हैं और वो binding decision भी हो सकते हैं। To recommend actions against any threat or act of aggression. For example, there is a state जो कि act of aggression कर रही है या genocide कर रही है, holocaust का कोई ऐसा मसला चल रहा है, उस सूरत में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है इट हैज़ द पावर कि वो रिकमेंड करे कि किस तरह का एक्शन लिया जाएगा। क्या वो अपनी किसी मेंबर स्टेट को रिक्वेस्ट करेगी कि वो इस जो पर्टिकुलर इशू है उसमें इंटरफेयर करे, या वो उस स्टेट को जो है वो वार्न करेगी कि वो स्टेट जो है वो एक्ट ऑफ एग्रेशन को ख़त्म करे। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। Another important function of United Nations Security Council is to recommend General Assembly, जो कि सेक्रेटरी जनरल है यूनाइटेड नेशंस के, उनकी अपॉइंटमेंट जो है वो यूएनएससी यूएनजीए को, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को रिकमेंड करती है। जी, सो जितने भी आप ऑर्गन्स जो यूनाइटेड नेशंस के मेजर ऑर्गन्स हैं उनके कुछ कमेटीज बनाई हुई हैं यूएनएससी की, जो देर आर 3 मेजर कमेटीज। अदर देन दिस देर आर अदर एड हॉक एंड सब्सिडरी कमेटीज जो कि डिफरेंट काम कर रही होती हैं यूएनएससी में। जो मेजर 3 कमेटीज हैं वो हैं एक्सपर्ट्स ऑन रूल्स ऑफ प्रोसीजर, के किस तरह से यूनाइटेड नेशंस के जो सेशंस हैं, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो सेशंस हैं वो किस तरह से फॉलो किए जाएंगे, किस तरह से चलेंगे, क्या उनका प्रोसीजर होगा और क्या उनको किस तरह से जो है डिसेमिनेट की जाएगी वो नॉलेज अमंग अदर मेंबर स्टेट्स। द नेक्स्ट कमेटी इज द एडमिशन ऑफ न्यू मेंबर्स। जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है वो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को रिकमेंड करती है कि ये जब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का सेशन होगा, ये न्यू मेंबर्स हैं जिनको कि यूएन का मेंबर बनने के लिए कंसीडर किया जाए, और फिर यूएनजीए में जो भी वोटिंग का प्रोसीजर है वो होकर जो यूएन का न्यू मेंबर है वो बनाया जाता है। द नेक्स्ट कमेटी इज ऑन द काउंसिल मीटिंग अवे फ्रॉम हेडक्वार्टर्स। इन सम सर्कमस्टांसेस अगर कोई ऐसी मीटिंग है जो कि न्यूयॉर्क में नहीं हो सकती है, यूएनएससी के हेडक्वार्टर में नहीं हो सकती है, उस सूरत में ये कमेटी जो है, मेजर कमेटी, ये काम करती है कि किस जगह पर जो है वो यूएनएससी का सेशन ऑर्गेनाइज किया जाएगा। जी, सो जो नेक्स्ट यूएनएससी का, यूनाइटेड नेशंस का प्रिंसिपल ऑर्गन है, दैट इज यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली जो है दैट इज अ पॉलिसी मेकिंग एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गन ऑफ यूएन। इट इज मोर ऑफ द पार्लियामेंट्री बॉडी। जैसे हमने यूएनएससी के बारे में डिस्कस किया कि दैट इज एन एग्जीक्यूटिव बॉडी, और उसके जो डिसीजंस हैं दे आर बाइंडिंग इन नेचर, एंड मोस्टली जो यूएनएससी के डिसीजंस हैं वो अंडर चैप्टर 7 लिए जाते हैं, क्योंकि यूएनएससी डील्स विद द सिक्योरिटी एंड पीस ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड। सो जो जनरल असेंबली है इसमें मोस्टली जो है वो पीस मेकिंग के ऊपर जो है वो बात की जाती है, और पॉलिसी मेकिंग के ऊपर, बिकॉज इसके 193 मेंबर्स हैं। ये यूनिवर्सल एप्लीकेशन, जो जनरल असेंबली के जो रेजोल्यूशंस होते हैं वो यूनिवर्सल एप्लीकेशन होती है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में हमने देखा जो उसके मेंबर्स हैं, देयर आर 15 मेंबर्स। जनरल असेंबली के जो मेंबर्स हैं वो 193 मेंबर्स हैं, और जनरल असेंबली का जो सेशन है वो एवरी ईयर सितंबर में एक सेशन हेल्ड किया जाता है, जिसमें कि जो भी पूरे साल में जो कि इश्यूज सबमिट करवाए जाते हैं यूएन जनरल असेंबली में, या करंट इश्यूज जो उस टाइम पे कोई ऐसा इशू हो जो कि यूएनएससी ने रिकमेंड किया हो, या उस टाइम पे कोई इशू चल रहा हो जिसको यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इंपॉर्टेंट समझे, वो सब चीज़ें उस पर्टिकुलर सेशन में डिस्कस की जाती हैं।
उसके अलावा देयर इज़ अनदर पॉसिबिलिटी कि अगर यूनाइटेड नेशंस जनरल असम्बली का सेशन सितंबर में होता है, लेकिन कोई ऐसा इशू है जो कि बहुत ही ग्रेव इम्पोर्टेंस रखता है, जिसमें ज़रूरी है कि सारी स्टेट्स मिलकर उसके बारे में डिसाइड करें, उस सूरत में जनरल असम्बली जो है वो अपने स्पेशल सेशंस भी ऑर्गेनाइज कर सकती है। जी, सो देर आर टोटल 5 फंक्शंस ऑफ यूनाइटेड नेशंस जनरल असम्बली। जैसे मैंने आपको बताया कि दिस इज़ द पॉलिसी मेकिंग ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशंस। इसका जो मेजर टास्क हैं वो हैं टू डिस्कस एंड मेक रिकमेंडेशंस ऑन एनी सब्जेक्ट। जो जो चीज़ें सिक्योरिटी काउंसिल के डोमेन में आती हैं उनसे हटकर जो चीज़ें सिक्योरिटी काउंसिल के डोमेन में आती हैं वो जनरल असम्बली डिस्कस नहीं करती है। अगर सिक्योरिटी काउंसिल उसको रिकमेंड करे देन दे डिस्कस दैट इन द जनरल असम्बली सेशंस। सो जो डिस्कशन है और रिकमेंडेशंस हैं इश्यूज पे रिलेटेड टू जनरल असम्बली के जो डोमेन है उस पे दे गिव रिकमेंडेशंस। Also, they discuss questions related to military conflicts and arms race, to discuss ways and means to improve the state of children, youth, women, and others, to discuss the issues of sustainable development, human rights, and to decide how much each member country should pay to run the United Nations and how this money is spent. So, अक्सर ये सवाल आता है कि बजट कौन बनाता है, कहाँ से पैसे आते हैं यूनाइटेड नेशंस चलाने के लिए। सो यूनाइटेड नेशंस का जो बजट होता है वो उसकी स्टेट्स से आता है। जो मेंबर स्टेट्स हैं वो उसमें कंट्रीब्यूट कर रही होती हैं यूनाइटेड नेशंस के बजट में, एंड दिस इज हाउ जो यूनाइटेड नेशंस के फंक्शंस हैं वो चल रहे होते हैं। सो यूनाइटेड नेशंस जनरल असम्बली जो है, जैसे मैंने आपसे पहले डिस्कस किया कि ये एक यूनिवर्सल एप्लीकेशन ऑर्गन है यूनाइटेड नेशंस का, और इसमें 193 मेंबर्स जो यूएन के मेंबर्स हैं, दे ऑल आर मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस जनरल असम्बली एंड दे ऑल हैव वन वोट इन यूनाइटेड नेशंस जनरल असम्बली। इसलिए जो भी मेंबर स्टेट्स हैं वो जितने भी इश्यूज हैं रिलेटेड टू ह्यूमन राइट्स, रिलेटेड टू एनवायरनमेंट, रिलेटेड टू न्यूक्लियर सिक्योरिटी, एवरीथिंग वुड बी डिस्कस्ड इन द यूनाइटेड नेशंस जनरल असम्बली सेशन। यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली की 6 मेजर कमेटीज़ हैं जो कि मैंने आपसे पहले डिस्कस किया कि डिफरेंट इश्यूज हैं जिनको डिस्कस किया जाता है जनरल असम्बली के सेशन में। डिसआर्मामेंट एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी पे एक कमेटी बनी हुई है, इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल अफेयर्स पे है, सोशल ह्यूमैनिटेरियन एंड कल्चर, स्पेशल पॉलिटिकल एंड डीकोलोनाइजेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड बजटरी एंड लीगल। यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली, जैसे मैंने आपको बताया कि हर मेंबर स्टेट का एक वोट होता है यूएन जनरल असम्बली में। ये क्यों ज़रूरी है? टू मेंटेन द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी। जैसे हमने बात की कि अगर कोई मेजर एक पावरफुल स्टेट है यूनाइटेड स्टेट्स और अगर नेपाल है, वो दोनों स्टेट्स इक्वल हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली में जब वोटिंग की बारी आती है। जी, सो द नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन इज द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। Economic and Social Council is the principal body of UN for coordination, for policy review, for policy dialogue and recommendations on economic, social and environmental issues. जो आपने हम international law में अक्सर Millennium Development Goals and now Sustainable Development Goals we discuss about them. They are made under this particular organ of United Nations, जो प्रिंसिपल ऑर्गन है। इकोसॉक हम इसको बेसिकली कहते हैं, और इकोसॉक जो है वो इस पॉलिसी रिव्यू, पॉलिसी मेकिंग और रिकमेंडेशंस के साथ साथ इनके इम्प्लीमेंटेशंस पे भी काम करता है। फॉर एग्जांपल, अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं वो इकोसॉक में बनाए गए और सब स्टेट्स को कहा गया कि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं, because all the states worked together on building up those sustainable development goals, जब वो बनाए गए उसके बाद सब स्टेट्स के ऊपर ये कहा गया कि ये इनको इम्प्लीमेंट करें विद इन देयर स्टेट्स, ताकि ये जो ग्लोबल इश्यूज हैं इनको कम किया जा सके। जो रिपोर्ट्स सबमिट होती हैं, जो कि जो फॉलो अप किया जाता है इन गोल्स पे, वो इकोसॉक की टीम जो है वो करती है। 54 मेंबर स्टेट्स हैं इकोसॉक की, जो कि 3 इयर्स के लिए यूएन जनरल असम्बली में डिसाइड किया जाता है कि कौन सी स्टेट्स जो हैं वो इकोसॉक की मेंबर्स होंगी फॉर द टर्म ऑफ 3 इयर्स। सो फंक्शंस ऑफ इकोसॉक, जैसे कि डिफरेंट ऑर्गन्स हैं यूएन के, हमने यूएनएससी के बारे में देखा, जनरल असम्बली के बारे में देखा। दे बोथ ऑफ दी ऑर्गन्स दे आर डूइंग देयर ओन फंक्शंस जो कि उनके डोमेन में आते हैं। इसी तरह इकोसॉक जो है वो भी कुछ फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है। जैसे हमने देखा कि वो पॉलिसी रिव्यू, पॉलिसी मेकिंग और रिकमेंडेशंस पे काम करते हैं। जो उसका मेन फंक्शंस है वो है कि
जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज हैं उनके लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में बताया, तो जो भी इस तरह के इश्यूज हैं वो इकोसॉक में डिस्कस किए जाते हैं। इकोसॉक इज़ वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑर्गन जो कि जो डिफरेंट एनजीओस हैं, डिफरेंट आईएनजीओस हैं, उनको भी मेंबरशिप देता है। कंसल्टेटिव स्टेटस होता है उन ऑर्गेनाइजेशंस का यूनाइटेड नेशंस में, और जब कोई यूएन का सेशन होता है, फॉर एग्जांपल यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल जब होती है, या डिफरेंट रिलेटेड सेशंस जब होते हैं, सो दोज ऑर्गेनाइजेशंस आर आल्सो अलाउड टू कम एंड सिट इन दोज सेशंस। और उन सेशंस में बैठ के दे कैन गिव स्टेटमेंट्स एंड दे कैन ऑब्जर्व वट एवर इज हैपनिंग इन दैट सेशन. The next function of ECOSOC is to promote higher standards of living, full employment, and economic and social progress. And the last one is advanced solutions to the international economic, social, and health related problem, as well as international cultural and educational cooperation. सो आपने देखा कि जो यूएनएससी है दैट इज मोर ऑफ इनटू द सिक्योरिटी एंड पीस मेंटेनेंस। जनरल असेंबली जो है उसका स्कोप थोड़ा वाइडर है। इट डील्स विद ऑल दीज जितने भी इश्यूज हैं, उनसे डिसआर्मामेंट से, आर्म्स रेस से, ह्यूमन राइट्स से, एनवायरनमेंट से, इकोनॉमिक से, कल्चर से, हर चीज़ से डील कर रहा है। इसी तरह जो इकोसोक है उसका जो बेसिक जुरिस्डिक्शन है वो इकोनॉमिक और सोशल वेलफेयर में आती है। जैसे कि जो कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम्स हैं, और अगर इंटरनेशनल लेवल पे कोई ऐसी एक्टिविटी स्टार्ट करनी है, इट ऑल्सो कम्स अंडर द इकोसोक organ of United Nations. The next organ is the Trusteeship Council, which is inactive currently because that was made in 1945. Trusteeship Council का बेसिक पर्पस ये था कि जो ट्रस्ट टेरिटरीज उस टाइम पे बनाई गई थी उनको उसने जो है वो लुक आफ्टर करना था उन ट्रस्ट टेरिटरीज को। और एक मेजर जो काम उन स्टेट्स को जो कि जिनके अंडर वो ट्रस्ट टेरिटरीज की गई, वो ये था कि उन ट्रस्ट टेरिटरीज को प्रिपेयर किया जाए फॉर देयर सेल्फ गवर्नमेंट एंड देयर इंडिपेंडेंस। तो वो हमेशा के लिए जो है वो उन स्टेट्स के अंडर एडमिनिस्टर करने के लिए नहीं दी गई थी। ठीक है, सो 1994 में दैट वाज द लास्ट टाइम जब ट्रस्ट टेरिटरीज जो हैं वो लास्ट ट्रस्ट टेरिटरी में ने भी इंडिपेंडेंस ले ली। और 1994 में बाय रेजोल्यूशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ट्रस्टीशिप काउंसिल को जो है वो डीएक्टिवेट कर दिया गया। लेकिन जो इसके मेंबर्स हैं दे डू मीट जब इसके इनएक्टिव होने से पहले दे हैड टू मीट लाइक एवरी ईयर, but now they meet whenever there is a need. The second last organ of United Nations General Assembly is International Court of Justice. बहुत से लोगों को ये नहीं पता होता है कि ICJ is the principal organ of United Nations. जब यूनाइटेड नेशंस बनाया गया तब ये सोचा गया कि क्योंकि अगर यूएनएससी, यूएन जनरल असेंबली, दे काइंड ऑफ लेजिस्लेटिंग ऑन द इश्यूज जो कि ग्लोबल लेवल पे चल रहे हैं, सो उनको जब अगर उनकी इन्फोर्समेंट नहीं हो रही है या कोई ऐसा इशू, कोई कॉन्फ्लिक्ट स्टेट्स के दरमियान चल रहा हो, तो कौन से ऐसे जुडिशियल बॉडी एक होनी चाहिए यूएन की अपनी जो कि उसको डील कर सके, जो स्टेट टू स्टेट रिलेशंस को डील कर सके। सो फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है दैट वाज मेड अ पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशंस एज द प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशंस। दिस इज़ द ओनली ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशंस जिसकी सीट जो है वो न्यूयॉर्क में नहीं है, हेडक्वार्टर्स में नहीं है, बट दैट इज प्लेस्ड इन दी पीस पैलेस इन द हेग, नेदरलैंड्स। जो कोर्ट है इसका बेसिक जो रोल है इज टू सेटल इन अकॉर्डेंस विद द इंटरनेशनल लॉ लीगल डिस्प्यूट्स सबमिटेड टू इट बाय स्टेट्स and to give advisory opinion on legal questions referred to it by authorized United Nations organs and specialized agencies. अब जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है इसके दो काम होते हैं। एक काम होता है इसका टू सेटल डिस्प्यूट बिटवीन स्टेट्स। स्टेट्स अगर एक स्टेट कोई इश्यूज लेके जा रही है, कोई डिस्प्यूट सेटलमेंट के लिए जा रही है, उसको सेटल करना। उसको सेटल कैसे किया जा सकता है कि दो स्टेट्स आईसीजे में जाने से पहले ही मुत्तफिक हों कि उन दोनों ने आईसीजे में इस इशू को लेके जाना है, या एक स्टेट इस इशू को आईसीजे में लेके जाए और वो दूसरी स्टेट को बताए कि ये इशू एक आया है और वो स्टेट एक्सेप्ट करे और फिर वो इशू आईसीजे में डिस्कस किया जाए। सो जो सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट है आईसीजे डज दैट। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग विच आईसीजे जो उसकी इम्पॉर्टेंट टास्क है वो है टू प्रोवाइड एडवाइजरी ओपिनियन, लीगल एडवाइस। ठीक है, दिस इज नॉट पॉलिटिकल बट लीगल एडवाइस। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे मेंशन भी है
कि ये जो लीगल एडवाइस है ये स्टेट्स नहीं ले सकते हैं। स्टेट्स जो हैं वो अगर डिस्प्यूट सेटलमेंट के लिए आईसीजे में जाना चाहते हैं दे कैन गो देयर, बट जो लीगल एडवाइस है वो या तो यूएन की स्पेशलाइज्ड एजेंसीज ले सकती हैं या यूएन के प्रिंसिपल ऑर्गन्स ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो कोई केस आईसीजे को रेफर कर सकता है कि इसमें जो है वो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की जाए। इसी तरह यूएन के जो स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं, जैसे हमने प्रीवियसली देखा कि लीगैलिटी ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स जो डब्ल्यूएचओ ने आईसीजे में एडवाइजरी ओपिनियन के लिए अप्लाई किया था, सो यूएन के जो स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं या यूनाइटेड नेशंस के ऑर्गन्स हैं, दे कैन आस्क आईसीजे कि वो एडवाइजरी ओपिनियन दें। The last organ of United Nations is the Secretariat. Secretariat is basically दैट ऑर्गन जो कि यूएन के डे टू डे जो काम है उनसे डील करता है, यूएन के बजट से डील करता है। यूनाइटेड नेशंस के जो सेक्रेटरी जनरल हैं और जो यूएन का स्टाफ है, सेक्रेटेरिएट इज कंप्राइज ऑफ ऑल दोज पीपल। उसके अलावा द सेक्रेटरी जनरल इज द चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन अपॉइंटेड बाय द जनरल असेंबली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल फॉर 5 ईयर्स। वो 5 ईयर्स जो है वो रीन्यूएबल टर्म होते हैं, ठीक है। सो जो सेक्रेटेरिएट है उसको हेड जो है वो यूएन जनरल यूनाइटेड नेशंस जो जनरल सेक्रेटरी हैं वो कर रहे होते हैं। और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो है, जैसे हमने बहुत शुरू में पढ़ा कि यूएनएससी रिकमेंड करती है यूएन जनरल असेंबली को कि सेक्रेटरी जनरल कौन होने चाहिए, और वो जो है वो 5 साल के लिए बनाए जाते हैं, बट दैट इज अ रिन्यूएबल टर्म। 5 साल के बाद वो रिन्यू भी किए जा सकते हैं फॉर अनदर 5 ईयर्स। यूएन स्टाफ मेंबर्स जो हैं वो इंटरनेशनली भी रिक्रूट किए जाते हैं और लोकली भी रिक्रूट किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर समवन इज फ्रॉम पाकिस्तान अप्लाइंग फॉर अ पोजीशन इन स्विट्जरलैंड और फॉर अ पोजीशन इन न्यूयॉर्क और इन अदर कंट्री, वो इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट होती है। और अगर आप यूएन के किसी जगह पर, जैसे यूएनडीपी है, यूएनएचसीआर है, पाकिस्तान के अंदर अप्लाई कर रहे हैं उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन जिसका दफ्तर पाकिस्तान में ही है, फिर वो लोकल रिक्रूटमेंट है, ठीक है। लेकिन ये सब जो रिक्रूटमेंट्स हो रही होते हैं यूनाइटेड नेशंस के डोमेन में आती हैं, और जैसे हमने शुरू में डिस्कस किया कि वो लोग जो हैं वो यूनाइटेड नेशंस के जो एम्प्लॉयज़ हैं, यूनाइटेड नेशंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्योरिटी एंड सेफ्टी ऑफ दोज पीपल। उसके अलावा यूनाइटेड नेशंस के कुछ पीस कीपिंग मिशंस होते हैं, उसमें रिक्रूटमेंट की जाती है। ये जितने भी रिक्रूटमेंट हो रही है, जितने भी बजटरी प्लान्स चल रहे हैं, ये सब यूनाइटेड नेशन सेक्रेटेरिएट के थ्रू हो रहा होता है। So everybody, in this video we have discussed about the United Nations in general and the organs of United Nations, the task United Nations organs perform. How many organs are there? There are 6 organs. यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली है, इकोसॉक है, ट्रस्टीशिप काउंसिल है विच इज़ इनएक्टिव दीज डेज after 1994, United Nations Secretariat hai, and the last one is International Court of Justice, which is also a principal organ of United Nations. Thank you so much. I'll see you in our next video.